आज हम पढ़ेंगे सत्ता और उत्तरदायित्व। संगठन के सिद्धांत का ये एक मुख्य सिद्धांत है। पाशोपानिक व्यवस्था और कानूनी आधार से युक्त आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में अधिकार या सत्ता एक प्रमुख अवधारणा है। सत्ता वो शक्ति और अधिकार है जो वैधता प्राप्त है तथा व्यक्ति और व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। बिना आत्मा के मानव शरीर निष्क्रिय है, तो बिना सत्ता के प्रशासनिक संगठनों में ना तो निर्णय हो सकते हैं और न ही अधीनस्थों से किसी कर्तव्य का पालन करवाया जा सकता है। साइमन ने, थॉमसन ने और स्मिथबर्ग ने कार्य विभाजन को, सत्ता को किसी भी संगठन की अत्यंत एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है, जिसके अनुसार जब कभी हम एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो हमें संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है और प्रत्येक और इसके पश्चात इन स्थानों को कुछ श्रेणियों में डिवाइड करना होता है और इन श्रेणियों को ही हम सत्ता की श्रेणी कहते हैं। हेनरी क्रोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है। साइमन ने इसको निर्णय की शक्ति के साथ जोड़ा है, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों की क्रियाएं निर्देशित होती हैं। एलन ने किसी कार्मिक को दिए गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने के लिए जब कोई शक्तियां किसी अधिकारी को सौंपी जाती हैं तो वही सत्ता कहलाती है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सत्ता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन ऊपर की ओर से होता है। सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सौंपने और अधीनस्थों के संतोषजनक कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। संगठन के उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र तथा प्रभाव बहुत व्यापक होता है तथा मध्यम और निम्न स्तरों की ओर आते आते वो अत्यधिक संकीर्ण हो जाता है। प्रत्येक संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। मानव संबंध विचारधारा के समर्थक मैरी पार्कर फॉलेट, रॉबर्ट चेस्टर बर्नार्ड, साइमन आदि का यह मानना है कि जब तक अधीनस्थ व्यक्ति दिए गए आदेश या निर्णय को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक वह आदेश देने की शक्ति सत्ता नहीं कहला सकती। अब हम पढ़ेंगे सत्ता के स्रोत। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न सामने आता है कि कोई अधिकारी आखिर किस सत्ता के आधार पर कार्य करता है। तो प्रशासनिक संगठनों में सत्ता कुछ स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कानून। संविधान के द्वारा निर्मित कानून के द्वारा अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसका मूल स्रोत संविधान ही होता है। दूसरा है परंपरा। जिस प्रकार समाज में कई परंपराएं मानव व्यवहार को कुछ सुविधाएं तो कुछ अनुशासन प्रदान करती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक संगठन समय के साथ अपने नियम, आचार और संहिता के और अपने कार्य करने की कार्यविधि को विकसित कर लेता है, जिसमें वर्णन रहता है कि वह किस परिस्थिति में किस अधिकारी ने क्या निर्णय लिया है। तो संगठन के नियम, प्रक्रियाएं और परंपराएं स्वतः ही सत्ता प्रदान कर देते हैं। प्रत्यायोजन। जब उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को सत्ता सौंप देता है तो उसे प्रत्यायोजन कहा जाता है। इस वह शासन के शीर्ष के शिखर से प्रारंभ होकर नीचे तक आता है। यह स्रोत पद को परिस्थिति के अनुसार मिलने वाली सत्ता को स्पष्ट करता है। सत्ता के संबंध में कुछ प्रमुख दृष्टिकोण भी हमें दिखाई देते हैं। पहला है औपचारिक सत्ता दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण ये मानता है कि सत्ता का मूल स्रोत किसी भी देश का संविधान होता है। बर्नार्ड के अनुसार अधिकार सत्ता की अवधारणा, जिसमें अधिकारी का प्रेषण सार्वजनिक समस्याओं से व्यक्तिगत प्रबंधकों की सार्वजनिक संस्थाओं से व्यक्तिगत प्रबंधकों की होता है, वह औपचारिक सत्ता कहलाती है। शासन की सत्ता संविधान, विधायिका और जनता में निहित होती है, जिसे औपचारिक रूप से वे व्यक्ति ही मानते हैं जो सरकारी तंत्र से नियुक्त रहते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से यह सत्ता सचिवालय और सचिवालय से अधीनस्थ कार्यालयों तक आती है। दूसरा है स्वीकृति दृष्टिकोण। सत्ता का स्वीकृति दृष्टिकोण अधीनस्थों के
अधीनस्थों को अपना केंद्र बिंदु मानता है। इस दृष्टिकोण में मानव संबंध, व्यवहारवाद और व्यवहारिकता का पुट अधिक पाया जाता है। इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार औपचारिक सत्ता नाम मात्र की सत्ता है, क्योंकि जब तक सत्ता या आदेश अधीनस्थ द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता तब तक वो अर्थपूर्ण नहीं रहता। हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। फिर आता है सक्षमता का दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण व्यक्ति के स्वयं के गुणों और योग्यताओं को सत्ता का स्रोत मानता है। यह विचारधारा ये मानकर चलती है कि योग्य तथा सक्षम व्यक्ति स्वतः ही नेतृत्व संभाल लेते हैं। डॉक्टर मिलेट ने प्रशासनिक कार्यों के सफल निष्पादन के लिए 4 क्षेत्रों में पर्याप्त सत्ता की अनुशंसा की है। पहला, कि कानूनी सीमाओं के भीतर प्रशासनिक गतिविधियां निर्धारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सत्ता होनी चाहिए, जिसे उन्होंने कार्यक्रम संबंधी सत्ता का नाम दिया है। दूसरा, प्रशासनिक नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए संगठनात्मक सत्ता होनी चाहिए। तीसरा, संगठन के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की पूर्ति के लिए बजट संबंधी सत्ता होनी चाहिए। और संगठन का सबसे बड़ा संसाधन मानव है, अतः कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, बर्खास्तगी इत्यादि के लिए कार्मिक संबंधी सत्ता होना अति आवश्यक है।